हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं। वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। कहा जाए तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पहले भी लोग भारत के बारे में जानता था। जैसे कहा जाता है कि भारत की खोज किसने किया, तो कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो क्या भारत भुलाया हुआ था, खोजा क्या था, एक सवाल उठता है। तो भारत भुलाया हुआ नहीं था। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से व्यापार चलते आ रहा था, लेकिन स्थिति उस समय होती है, थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। ये हमारा आज का भारत, ये है हमारा आज का भारत। हमारे यहाँ प्राचीन काल से भारत में व्यापार हुआ करते थे। जैसे ये मान लें कि इधर यूरोप है और यूरोप और बीच में देखें तो अफ्रीका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है। और यूरोप और भारत के बीच प्राचीन काल से 3 क्षेत्रों से व्यापार होता था। जैसे खैबर दर्रा था, बोलन दर्रा था और गोमल दर्रा था। हिंदुकुश पर्वत, किरथार की पर्वत और एक सुलेमान की पर्वत, इन क्षेत्रों से प्राचीन काल से भारत में व्यापार होते रहा था। लेकिन स्थिति उस समय विकट हो जाती है जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और इस जगह पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। कुस्तुनतुनिया को पतन करने के बाद, उसको हराने के बाद तुर्क यहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। जब तुर्क कब्जा जमाए तो तुर्क तो बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जब भी तुर्क और मंगोल के नाम आ जाए, वो वाकई में खून खराबे थे, मार काट यही उनका पेशा था, लूट मार यही उनका पेशा था। उसी दौरान तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लिया, तब यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार था ये सदा के लिए बंद हो गया। इस मार्ग से यदि अब यूरोप के लोग आएँ तो उनकी जहाज़ों को लूट लिया जाता था, उनके व्यापारियों को नष्ट कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में यूरोप के लोग कब तक भूखे बैठे रहते। भारत से जो मसालों की व्यापार करते थे, खास करके कहा जाए तो काली मिर्च का जो व्यापार करते थे, एक काली मिर्च की भूख उन लोगों को चैन से बैठे नहीं दिया। परिणाम यूरोप के बहुत सारे तटवर्ती जो देश थे, ये अपने नाविकों को सारी खर्चा देकर शानदार विदाई देते थे कि भारत से एक और रास्ता खोज लाओ। बहुत सारे नाविक निकलते थे, लेकिन भारत मिलता नहीं और अंत में जल समाधि ले लेते थे। इसी भारत की खोज करने के लिए 1492 ईस्वी में यह स्पेन का रहने वाला कोलंबस निकला था कि चलो हम भारत की खोज कर लेते हैं। लेकिन वो कोलंबस भारत आने के बजाय वो अमेरिका चला गया और अमेरिका के एक द्वीप पर पहुंचा। लगा कि भारत मिल गया, लेकिन जब पता चला कि ये तो अमेरिका का द्वीप है, तब निराश होकर उसको कहा कि चलो इंडिया नहीं है बल्कि वेस्ट इंडीज़ है। उसको नाम वेस्ट इंडीज़ से दिया और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। बाद में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकला और कोलंबस से कुछ सहायता मांगा कि भाई हम किधर जाएं। तो कोलंबस कहा कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन सुदूर पश्चिम में मत जाना, क्योंकि पश्चिम से हम घूम आए हैं। तब पुर्तगाल का रहने वाला जो वास्को डी गामा था, अपने जहाज़ को दक्षिण की ओर लगा दिया। इस अटलांटिक महासागर में अपनी जहाज़ को उतार देता है और आते आते अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचता है, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसको उत्माशा अंतरिप कहते हैं, जिसकी खोज 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज कर चुका था। बार्थोलोमियो डियाज, ध्यान देना है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी तट है, अफ्रीका के जो सबसे दक्षिणी तट है, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरेप, जिसकी खोज 1496 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने कर चुका था। वास्को डी गामा जब इन क्षेत्रों में पहुंचा, साथ ही साथ जितने भी इनके साथ लोग आए थे, वो बीच मझधार में वास्को डी गामा को छोड़कर
चल गए थे या तो जल समाधि ले लिए थे। वास्को डी गामा को भी कहा था कि अब भारत मिलने वाला नहीं है, आप लौट चलें, लेकिन वास्को डी गामा मानने को तैयार कहाँ था। वास्को डी गामा जानता था कि लौटेंगे फिर भी मरेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर भी मरेंगे, क्योंकि जितनी रसद पानी थी सब समाप्त हो चुका था। फिर भी वास्को डी गामा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चला गया और जब दक्षिण अफ्रीका के तटों पर पहुंचा तो वहाँ कुछ झाड़ियाँ नजर आने लगी और उस झाड़ियों को जब देखा तो उनकी भूख प्यास सारा समाप्त हो गया, क्योंकि उससे लगा कि भारत मिले चाहे ना मिले कम से कम एक तट तो मिल गया जहाँ हम जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, वहाँ हम भोजन पानी कर सकते हैं। जब वे दक्षिण अफ्रीका के तटों पर पहुंचा और कुछ दिन यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग भारत के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो पता चला कि यहाँ से तो डेली भारत से व्यापार होता है। यह है मेडागास्कर और इसी मेडागास्कर से ये बीच वाले जो भाग है इसी चैनल से होकर वास्को डी गामा भारत पहुंच गया और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय वहां का एक हिंदू राजा जमोरिन था। जमोरिन ने इसका काफ़ी सहायता किया, काफ़ी स्वागत किया, लेकिन आने वाले दिनों में पुर्तगालियों ने इन स्वागत का नाजायज फ़ायदा उठाया और इस पूरी अरब सागर में पुर्तगालियों ने कब्जा जमा लिया। इतना कब्जा जमा लिया कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि यदि अब भारत के व्यापार इन क्षेत्रों में कोई व्यापार कर दे तो बिना लाइसेंस लिए यदि व्यापार करते तो इनके जहाज़ों को डुबा दिया जाता था, इनके व्यापारियों को मार दिया जाता था। यानी कि पूरे कहा जाए तो अरब सागर में पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। इस तरीके से भारत से आने वाला पहला जो पुर्तगाली था वो कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया? 1498 ईस्वी में। तो यही कहा जाता है कि भारत की जो खोज किया वो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया। इसके बाद देखिए क्या होता है। वास्को डी गामा यहाँ से जब वापस यूरोप लौटा तो अपने साथ जो जहाज़ में ले गया सामान को ले गया और यूरोप के बाज़ारों में जब बेचा तब आने और जाने में जितना खर्च हुआ था उसका 60 गुना मुनाफा कमाया। इस मुनाफे को देखकर यूरोप के बाज़ारों में हड़कंप मच गया कि अब भारत मिल गया और यूरोप के जितने बड़े बड़े देश थे, जितने व्यापारिक देश थे, वो सारे देश कहा कि अब भारत में कब्जा जमाओ, जितना हो सके जाके अपना अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करो। इसी कोठियों को स्थापित करने के दौरान भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो गया। जैसे सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। यूरोपीय कंपनियों का क्रम देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आया, वास्को डी गामा था। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डच जो हॉलैंड के रहने वाले थे, डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। 1602 ईस्वी में भारत आ गई। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक करीब 1608 ईस्वी से भारत में आना शुरू कर दी। ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुका था। 1600 ईस्वी में लंदन में हो चुका था, लेकिन जब भारत आने के लिए क्रम शुरू होता है तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहला ब्रिटिश राजदूत हॉकिंस बनकर आया था। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करीब 1616 ईस्वी में आती है। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करीब 1664 ईस्वी में आती है और एक और आती है वो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक करीब 1731 ईस्वी में भारत आती है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई भी कंपनियां टिक नहीं पाती है। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर एक छत्र राज करता है और सारी कंपनियों को समाप्त कर देता है। इस तरीके से भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम है। यानी कि भारत में पहला यूरोपीय कंपनी कौन आया? तो पुर्तगाली आया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली करीब 1961 ईस्वी में भारत से भागे थे।
जो 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़े थे, और गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाला एक राज्य था। तो पुर्तगाली भारत कब आए? 1498 ईस्वी में आए, और गए कब? तो 1961 ईस्वी में गए। इस तरीके से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 2 यूरोपीय कंपनियों का पूरा कंटेंट आपके सामने दे दूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट सके। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके पुर्तगाली कंपनी कि कैसे कैसे गवर्नर जनरल थे, कैसे कैसे भारत पर उन्होंने कब्जा जमाया था। भारत की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? केरल तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय भारत के एक हिंदू राजा कौन थे? जमोरिन थे। वास्को डी गामा करीब 90 दिन की समुद्री यात्रा किया था, है ना। समुद्री यात्रा कितना दिन में किया? 90 दिनों की समुद्री यात्रा किया था, और इसके बाद वो भारत में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा के बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन शुरू होता है, और भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को दे आल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था, जो 1509 ईस्वी तक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को दी आल्मीडा था। और दूसरा फ्रांसिसी दी आल्मीडा जो था वो भारत में एक नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति अपनाई थी। भारत में शांत जल की नीति अपनाई थी कौन? फ्रांसिस्को दी आल्मीडा। और दूसरा जो गवर्नर जनरल बनकर आया था वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के 1509 ईस्वी में भारत आया, जो करीब 1515 ईस्वी तक रहा, और भारत में पुर्तगाली कंपनियों की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इन्होंने ही अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। करीब 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। कौन? अल्बुकर्क ने छीना था। ध्यान दीजिए, 1510 ईस्वी में जो गोवा पुर्तगालियों के चंगुल में फंसा, वो देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पर बना रहा, और करीब 1961 ईस्वी में गोवा से पुर्तगाली छोड़कर भागते हैं। यानी कि गोवा की जो आज़ादी मिली वो कब मिली? 1961 में मिली। 1530 ईस्वी में नीनू डी कुन्हा अगला गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है, और उन्होंने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना दिया, है ना। कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो कोचीन में स्थापित किया गया था करीब 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी गई थी। लेकिन जब नीनू डी कुन्हा गवर्नर जनरल बनकर आता है, तब कोचीन से हटाकर अपनी जो राजधानी थी ये कहाँ बना दिया? तो गोवा को बना देता है। तथा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले, भारत में जो छपाई मशीन जो लाने वाले थे, प्रिंटिंग प्रेस जो सबसे पहले भारत में लाया, वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे पहले 1556 ईस्वी में गोवा में लगाया गया था। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस जो पहले लगाया गया था 1556 ईस्वी में, कहाँ लगाया गया था? गोवा में लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस मतलब छपाई करने वाला मशीन किसने लाया? तो पुर्तगालियों ने लाया। कब लाया? तो 1556 ईस्वी में लाया। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में लगाया गया था। भारत में जो सबसे पहले तंबाकू शुरू किए थे, तंबाकू की खेती करना जो शुरू किए थे और भारतवासियों के तंबाकू से अवगत करवाया था, वो तंबाकू से अवगत करवाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। यानी कि भारत में सबसे पहले तंबाकू किसने लाया? पुर्तगाली लाया। अब हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
डचों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1602 ईस्वी में की गई थी। डच कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, है ना। डच कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आए वो 1602 ईस्वी में आए थे। और कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि पहला डच यात्री भारत आने वाले कौन थे, तो कौन थे, कॉर्नेलियन हाउटमैन था जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। पहली फैक्ट्री, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। देखिए मछलीपट्टनम यानी कि अब हम लोग चले गए पूर्वी तट। इस पश्चिमी तट पर डचों की दाल गलने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। यानी कि पश्चिमी तट को छोड़कर पुर्तगालियों ने पूर्वी तट पर गए और मछलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना खोली गई। कब? 1605 ईस्वी में। वहाँ से उन्होंने अपने सिक्के ढालते थे और जो पैगोडा स्वर्ण सिक्के थे, उस स्वर्ण सिक्के का जो प्रचलन भारत में किया था इन्हीं डचों ने किया था। कि भारत में पैगोडा स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो डचों ने किया था। तथा 1759 ईस्वी में एक बेदारा का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और डचों के बीच, और इस बेदारा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरीके से हार जाती है। और इसी बेदारा के युद्ध के बाद 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध के बाद भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बोरियां बिस्तर बांध कर रह जाती है। इसके बाद जितने हम लोग कंपनियों को देखे थे जिसमें एक के बोरिया बिस्तर बना गया, अब ऐसे करते करते फ्रांसीसी का बोरिया बिस्तर बनाएगा, डेनिश, स्वीडिश उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक नहीं सकेंगे और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का सर्वे सर्वा बनकर रह जाएगा। भारत में जो डचों ने लाया था वो क्या क्या लाया था, भारत से जो निर्यात करते थे वो नील, सोरा और सूती वस्त्र, नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया करते थे। भारत से डच नील, सोरा और सूती वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभर जाती है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था वो डचों की सरकार द्वारा चलता था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार चलती थी वो ब्रिटिश कंपनी स्वयं अपना प्रशासन चलाती थी। इसके बारे में हम लोग विस्तृत नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।